सबसे बड़ा खुलासा अर्चना तिवारी का। तो देखिए, अर्चना तिवारी लापता मामले में आज पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। दरअसल कटनी की रहने वाली अर्चना तिवारी ने अपनी गुमशुदगी का प्लान खुद बनाया था और वही इस पूरे मामले की मास्टरमाइंड थी। भोपाल रेलवे एसपी राहुल कुमार लोढ़ा ने जब उनसे सनसनीखेज उन्होंने दावा किया है लापता अर्चना को 19 अगस्त को उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी नेपाल बॉर्डर के पास से सकुशल बरामद कर लिया गया। पुलिस जांच में सामने आया कि अर्चना के परिवार वाले उनकी शादी के लिए रिश्ते ला रहे थे, जिसमें एक पटवारी लड़के से उनका रिश्ता तय भी कर दिया गया था। लेकिन अर्चना इससे खुश नहीं थी। उसे पढ़ाई छोड़कर शादी के लिए तैयार होने को कहा गया। इस दौरान इंदौर में पढ़ाई के वक्त उनकी मुलाकात सारांश नाम के लड़के से हुई। अर्चना ने सारांश और तेजिंदर नाम के ड्राइवर के साथ मिलकर 6 अगस्त को हरदा में गायब होने की योजना बनाई, यानी कि प्लान बनाया। प्लान के अनुसार अर्चना ने ट्रेन से गायब होने का नाटक किया, क्योंकि वह वकील होने के नाते जानती थी कि जीआरपी में मामला दर्ज होने पर गहन जांच की संभावना कम होगी। तेजिंदर ट्रेन में इटारसी तक अर्चना के साथ गया और उसे अर्चना के कपड़े और मोबाइल दिए गए ताकि वह मिडघाट के जंगल में इन्हें फेंक कर पुलिस को गुमराह कर सके। सारांश अपनी कार से इटारसी पहुंचा, अर्चना को वहां से ले गया। दोनों ने ऐसा रास्ता चुना जहां टोल टैक्स या सीसीटीवी से बचा जा सके। वह शुजालपुर से बुरहानपुर, फिर हैदराबाद, जोधपुर, दिल्ली और अंत में नेपाल पहुंची। नेपाल में सारांश ने अर्चना को छोड़ दिया और वह शुजालपुर वापस लौट आया। अर्चना ने अपनी कानूनी जानकारी का इस्तेमाल कर सावधानी पूर्वक योजना बनाई। उसने 10 दिन पहले ही मोबाइल का उपयोग बंद कर दिया था और नया फोन या सिम मध्य प्रदेश से नहीं लिया। यही नहीं, यात्रा के दौरान वह कार की सीट पर लेटी रही ताकि सीसीटीवी में वो ना दिख सके। तो देखिए, इस पूरे मामले में एक के बाद एक कई बड़े खुलासे और कुछ ही इस तरह अर्चना ने पूरे अपने गुम होने की, गायब होने की, गुमशुदगी की प्लानिंग रची। इस पूरे मामले में बड़ा खुलासा, देखिए कई बड़े खुलासे हो रहे हैं। सबसे बड़ी तलाश अर्चना की लगातार जारी रही है और सबसे बड़ा खुलासा न्यूज स्टेट आपको लगातार दिखा रहा है कि किस तरह एक के बाद एक करके तमाम जो पहलू है वो सुलझते नजर आए। 7 और 8 के दरमियान रात्रि जो है इंदौर बिलासपुर ट्रेन के अंदर से एक अर्चना तिवारी नाम की युवती जो B3 AC कोच में थी, वहां से वो लापता हो गई। जब से ये मिसिंग रिपोर्ट कायम हुई है, उसी दिन से हम लोग जो है वो उस लड़की को ढूंढ रहे हैं, मगर उसके बावजूद जो है लगभग 10 से 11-12 दिन तक हम लोगों को वो ढूंढने के बाद में आज फाइनली नेपाल बॉर्डर से लड़की को बरामद किया गया है। अर्चना तिवारी नामक लड़की जो है ये कटनी की रहने वाली है। वहाँ से उसने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हुआ है। वहाँ पर ये जो है वो स्टूडेंट छात्रा, नेता छात्रा वगैरह भी रही हुई है NSUI से। उसके बाद में फिर ये 2 साल तक जो है वो जबलपुर में प्रैक्टिस करती थी एडवोकेट की। उसके बाद इंदौर में ये पिछले 1 साल से एडवोकेट की वकालत कर रही थी। इसी दरमियान जो है इसके परिवार वालों की तरफ से लगातार इसको रिश्ते वगैरह आ रहे थे, जिसमें इसको शादी नहीं करनी थी। लगभग 3 से 4-5 शादी के प्रपोजल आने के बाद में कुछ इश्यूज हुए, शादियां टूटी या उसको नहीं करना था, उसने ना बोल दिया। एक इंदौर में जो है इसकी दोस्ती हुई सारांश जोगचंद करके है, 26 साल का लड़का है, शुजालपुर का रहने वाला है। ये 1 जनवरी के आसपास में, मतलब 1 जनवरी 2025 के आसपास में उसकी जो है वो उसके साथ में मित्रता हुई है और ट्रेन में ही, इसी सेम ट्रेन में जो है ये उस दिन जा रहे थे और आमने सामने जो है इनका रिजर्वेशन था, तो आमने सामने बैठे हुए थे। ये वकील थी, किसी चीज़ के बारे में बात कर रही थी। सारांश का भी कुछ जो है वो इशू चल रहा था घर पे, तो उस तरीके से उसने उससे बात करना शुरू किया। उसके बाद में बातें जो है वो और भी जो इसके लीगल इश्यूज थे, इसने अपना ड्रोन कंपनी का एक कुछ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाने के लिए ये प्रयास कर रहा था इंदौर में, तो उसके लीगल डॉक्यूमेंट को लेकर इन आपस में बातचीत होना शुरू हो गई और उसके बाद में फिर इनकी लगातार बातें शुरू हो गई। जब ये घटना दिनांक जो 7 तारीख है, उसके पहले इसके माता पिता ने और इसके बड़े ताऊ ने जो है वो एक तहसीलदार पटवारी के साथ में इसका रिश्ता फिक्स कर लिया था। उस टाइम पे परिवार के साथ में इसकी लंबी कहासुनी हुई है। उन्होंने कहा कि अब तुम अपनी पढ़ाई वढ़ाई सब छोड़ दो और तत्काल वापस आ जाओ, तुम शादी करके जो है वो तुम्हें जाना ही है। लड़की का जो है वो पढ़ने का मूड था और साथ साथ में अभी ये वकालत और सिविल जज की तैयारी करने का मूड था। तो इसने अपने इस दोस्त को, जो सारांश इसका दोस्त था, तो इससे बात करी। 6 तारीख को ये हरदा में एक केस के सिलसिले में गई थी, हरदा के आसपास में। वहीं पे ढाबे पे बैठ के
एक तेजिंदर करके है, तेजिंदर सिंह और सारांश और लड़की, इन तीनों की बैठ के बात हुई। वहाँ पे इन लोगों ने प्लान किया कि किस तरीके से जो है अगर हम लोग मतलब बेसिकली ये छोड़ के भाग जाना है। तब ये भी बात हुई थी कि भाग जाना है तो अभी भाग जाते हैं, तो इतना सब कुछ करने की ज़रूरत क्या है। मगर उस टाइम पे ये बात हुआ कि ऐसा नहीं, अगर ऐसे करेंगे तो वो पता चल जाएगा। ये जो इंदौर बिलासपुर ट्रेन जा रही है वहाँ पे हम बैठेंगे, चलती ट्रेन में से अगर चले जाएंगे तो बहुत सारी हो सकता है कि मिसिंग पर्सन रिपोर्ट कायम होगा। मिसिंग, क्योंकि वो खुद भी एडवोकेट थी, वो ये जानती थी कि भाई जीआरपी में मामला कायम होगा और वहाँ पर बहुत ज़्यादा ये मिसिंग पर्सन वगैरह जो है वो ऐसे होते रहते हैं, तो हो सकता है कि वो मामला जो है वो ऐसे ही निकल जाए और उसके बाद में हम लोग जो है वो अपनी अलग आइडेंटिटी से अपनी अगली लाइफ स्टार्ट कर, मतलब मैं अपनी अगली लाइफ स्टार्ट कर लूँगी। इस तरीके से इन लोगों ने प्लान बनाया। तेजिंदर जो है ये एक गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर था। ये इसके संपर्क में जो है वो पिछले लगभग 3-4 महीने से आया हुआ था। तेजिंदर जो है वो सारांश के थ्रू इसके संपर्क में आया था। ये कहीं पे भी जाती थी, माहेश्वर या बाकी जब जगहों पे, तो ये तेजिंदर के साथ में ही जाती थी, तो तब से इसको जानती थी। ये इटारसी रेलवे स्टेशन के पास में रहता था, तो इनकी बात हुई कि कहाँ पर सीसीटीवी कैमरे नहीं है। तो तेजिंदर ने बताया कि इटारसी रेलवे स्टेशन जो है वो मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, वहाँ पर जहाँ पे कैमरे नहीं है वहाँ से मैं इसको लेके चला जाऊँगा। तो ये डिसाइड हुआ कि ये इंदौर से बैठेगी। उसके बाद में फिर जब ये ट्रेन में बैठी है तो इसने सारांश को फ़ोन किया है। कपड़े जो है वो सारांश शुजालपुर में रहने वाला है सारांश, और इंदौर में अप डाउन करता है। वहाँ से ये कपड़े खरीद के लेके आया उसके। ये एक अपनी XUV 700 XUV गाड़ी से जो है वो बाय रोड वहाँ पे इटारसी तक आया और नर्मदापुरम तक आया। नर्मदापुरम में इसको तेजिंदर मिला। तेजिंदर के साथ में इसने उसको कपड़े दिए। तेजिंदर जो है वो नर्मदापुरम में ट्रेन में बैठा हुआ है। ट्रेन में बैठने के बाद में इसने लड़की को कपड़े दिए। उसके और इस पूरे मामले में हम तक जानकारी साझा करेंगे। हमारे साथ संजीव देसवाल जी जुड़ चुके हैं, जो कि प्राइवेट जासूस है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज स्टेट पर। राम निवास जी, जो कि पूर्व डीजीपी है, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और सचिन भैरानी, इंदौर से संवाददाता, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले सचिन, आपके पास आते हुए, देखिए सचिन, इस पूरे मामले में हर एक पहलू तक पुलिस पहुंची, लेकिन किसी ने सोचा तक नहीं था कि अर्चना ने इस तरह की प्लानिंग रची होगी, इस तरह का मास्टर प्लान तैयार किया होगा। अभी सचिन, अगर अभी के अपडेट की बात करूं तो क्या अपडेट, क्या जानकारी फिलहाल सामने आ रही है? नजर आता है, क्योंकि जब परिवार ने पूरी जानकारी जीआरपी पुलिस को दी थी तो उन्होंने ये बात स्पष्ट नहीं की थी कि हम उसकी शादी करने वाले हैं या सगाई करने वाले हैं। अगर ये वाला पॉइंट परिजन वो पुलिस को बताते तो शायद इतना समय न लगता, क्योंकि जो पूरे अभी तक की जो पूरी कहानी में नजर आ रहा है, क्योंकि वह शुरू से एक ही बात बोलते रहे कि उसकी किसी से दुश्मनी नहीं है, उसका किसी से अफेयर नहीं है और किसी से कोई तात्कालिक विवाद नहीं हुआ है। तो ये सब पॉइंट पे तो पुलिस वर्क कर रही थी। इसके साथ साथ जब सीडीआर जब पुलिस ने निकाली और उसके ऊपर जब पूरा वर्किंग चालू किया तो उससे ये बात स्पष्ट रूप से हो रही थी, क्योंकि इतने सारी कॉल डिटेल और पुलिस आरक्षक का साथ में होना, और उससे जब मंगलवार के दिन जब उसके हिरासत में लेके जब पूछताछ की गई तो उसमें कहीं ना कहीं क्लू मिले पुलिस को। तो उसके बाद ये कि वो पूरी कहानी आगे बढ़ी, क्योंकि पुलिस वाले का गिरफ्त में आना और उसके बाद अर्चना द्वारा कॉल करके अपने परिजनों को बताना कि वह सुरक्षित है, तो ये इसी बात से पूरी चीज का खुलासा हुआ है। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि परिजनों ने आखिर ये चीजें पुलिस विभाग को बताई क्यों नहीं कि वो क्या करना चाह रहे हैं, क्योंकि स्वाभाविक बात है आज 28 साल की उसकी उम्र है और उसके अलावा वो इंदौर में इतने कई सालों से रह रही थी। तो यहाँ तो वो खुल के अपने माता पिता को बोल नहीं पाई कि वो शादी नहीं करना चाहती, क्योंकि वो पहले जज की पढ़ाई कर रही है, तो वो पूरा कंप्लीट करने के बाद कुछ करना चाहती है, या उसके बाद शादी की तैयारी है, या किसी लड़के को किसी को पसंद करती है, या जो भी मतलब एक जो सच्चाई रहती है उस तरीके से वो अपने परिवार को कन्विंस नहीं कर पाई, क्योंकि ये इस चीज में पूरा घटनाक्रम में उसमें साफ नजर आ रहा है। तो अब सवाल यही है कि जब इतना सब कुछ होने के बाद 12 दिन तक लापता होना और इस तरीके की इतनी बड़ी प्लानिंग करना, क्योंकि न्यूज स्टेट ने पहले इस चीज को जब कड़ी जोड़ी थी तो उसमें स्पष्ट रूप कर दिया था कि ये कहीं ना कहीं ऐसी जगह उतरी है या ऐसी जगह इसके साथ कोई घटना हुई है जहां पे किसी स्टेशन पे सीसीटीवी कैमरे नहीं है, क्योंकि भोपाल के बाद से कटनी तक के सफर में कई ऐसे स्टेशन आते हैं जहां पे कई छोटे स्टेशन है जहां पे सीसीटीवी नहीं लगे हुए हैं। उसके अलावा आउटर पे भी कई बार गाड़ियां क्रॉसिंग होती है, ट्रेन क्रॉस होती है, तो उसमें भी कई बार ट्रेन 1-1 मिनट के लिए रुकती है, तो संभवतः उस टाइम तो ये वाला मौका उसने तलाशा होगा, और तो वो पूरे प्लानिंग के तहत इसने पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया है। जी ठीक है सचिन, लौटूंगी आपके पास। संजीव देशवाल जी, आपके पास आते हुए,
सर, किसी ने नहीं सोचा था अर्चना इस तरह का प्लान बनाएगी। सब उसको एमपी में ढूंढ रहे थे, इंदौर से लेकर कटनी के बीच ढूंढ रहे थे, हर एक सीसीटीवी कैमरा खंगाला जा रहा था, जंगल में तफ्तीश जारी थी, नदी में तफ्तीश चल रही थी कि अर्चना गई तो कहां गई। लेकिन अर्चना का जब अब खुलासा हुआ तो इस खुलासे ने सर सबको चौंका दिया है। हैदराबाद क्या, दिल्ली क्या, नेपाल क्या, शुजालपुर क्या, हर एक तरफ अर्चना गई है। सर, ये किसी ने नहीं सोचा था कि अर्चना इस तरह का मास्टर प्लान तैयार करेगी? नहीं, हमने तो सोचा था, क्योंकि आज से 4 दिन पहले आपके न्यूज नेशनल पे जब हमारा कहते डिबेट चल रही थी, तब मैंने साफ साफ कहा था कि हमें ऐसी इन्वेस्टिगेशन में सब्जेक्ट को समझना चाहिए कि हमारे सामने जो सब्जेक्ट है, जो मिसिंग है, वो है क्या, उसकी प्रोफाइल क्या है। वो एक एडवोकेट है। प्रॉब्लम क्या आती है कि अगर अर्चना तिवारी गायब होती हैं और कटनी के रास्ते में गायब होती हैं, तो उस कंडीशन में क्या हो सकता था? 3 ही तो चीजें हो सकती थी, या तो किडनैपिंग, मिसहैपनिंग, या कहीं किसी तरीके का कोई सुसाइड हो गया हो, या फिर जो सबसे संभावना हमने जताई थी वो ये थी कि एक प्लानिंग के तहत अपने आप को गुमशुदा दिखाने की कोशिश। उसकी संभावना सबसे ज्यादा इसलिए थी क्योंकि जब आपका शरीर, आपकी बॉडी ही रिकवर नहीं हुई, किसी ने ट्रेन के अंदर किसी यात्री ने ये नहीं कहा कि कोई मिसहैपनिंग किसी के साथ हुई है, किसी ने कोई किसी तरह की कंप्लेंट नहीं की, तब सबसे ज्यादा संभावना क्या थी? सबसे बड़ी संभावना ये थी कि कहीं ना कहीं अर्चना तिवारी ने किसी तरीके से अपने आप को गुमशुदा दिखाने का अपना बैग भी छोड़ा, फिर वो ऐसे स्टेशन पे उतरी होंगी जहां पे सीसीटीवी ना हो। ये सारी संभावनाएं हमने आज से 4 दिन पहले आपके डिबेट में बोली थी, और ये हुआ भी। और हमने कहा भी था कि पुलिस 2-4 दिन में ही उनको रिकवर कर लेंगी, क्योंकि जब पुलिस अपनी इंफॉर्मेशन, अपनी कोई भी फाइंडिंग्स किसी को जब मीडिया से शेयर नहीं करती है, तो पुलिस जानती है कि उनके पास बहुत सॉलिड लीड आ गई है, और अगर वो लीड को कहीं भी मीडिया के अंदर लीक कर देते हैं, तो हो सकता है कि जिसको ढूंढ रहे हैं या जिसने ये सब कुछ किया, उसको मुश्किल हो जाएगा ढूंढना। अगर यहाँ पे परिवार साथ देता पुलिस का, अगर परिवार एक एक चीज पहले ही बता देता कि हमारी बेटी शादी करना चाहती थी, हम नहीं करना चाहते थे, इसलिए वो नाराज थी, हो सकता है कि किसी के साथ चली गई, अगर इस तरीके की संभावना पुलिस को परिवार ने जता दी होती, होता क्या है कि हर परिवार ने अपनी इज्जत के लिए वो चीजें सामने लाता ही नहीं पुलिस के सामने जो उनको लानी चाहिए। क्योंकि हो सकता था कि अगर अर्चना तिवारी कहीं गायब ना होती, उनके साथ कोई मिस हैपनिंग हो जाती, तब क्या होता? लेकिन परिवार हर चीज को छुपा रहा था डे 1 से। पुलिस को पता चल चुका था अपनी इन्वेस्टिगेशन में कि कहीं ना कहीं अर्चना तिवारी का ये खेल है खेला हुआ, इसलिए वो अपनी फाइंडिंग्स नहीं बता रहे थे। बॉडी जब रिकवर नहीं हुई थी, तो ये संभावना सबसे ज्यादा मजबूत हो चुकी थी कि वो अर्चना तिवारी हैं, जिन्होंने कोई ना कोई ऐसा तरीका अपनाया जिससे वो अपना को गुमशुदा दिखा सके। और ये ऐसा हुआ भी, इस पूरी इन्वेस्टिगेशन में साफ दिखा भी कि अर्चना तिवारी ने ही ये सब कुछ किया था अपने दोस्तों के साथ मिलकर। अब वजह कोई भी रही हो, चाहे वो शादी करना चाहती थी, नहीं करना चाहती थी, उनके परिवार ने क्या सोचा था, वो सब एक अलग बात है, वो उनका पारिवारिक मामला। लेकिन पुलिस को ये समझना होगा कि इस तरीके की इन्वेस्टिगेशन में जब भी ऐसी फाइंडिंग्स आती हैं जहां पे बॉडी रिकवर नहीं होती है, तो वहां पे कुछ ना कुछ दूसरा ऑप्शन ओपन होना ही चाहिए, और यहां पुलिस ने किया भी। मुझे बहुत खुशी है कि पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया, क्योंकि वो 4-5 दिन पहले ही समझ चुकी थी पुलिस की एग्जैक्टली हुआ क्या है, बस वो अपनी फाइंडिंग्स नहीं बता रही थी। यस, बिल्कुल संजीव जी, मेरे पास आपके पास आऊंगी मैं। रामनिवास जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। रामनिवास जी, जिस तरह संजीव जी कह रहे हैं कि पुलिस के पास पहले से ही लीड था, लेकिन पुलिस इसको शो नहीं करना चाहती थी, इसको दर्शाना नहीं चाहती थी। सर, क्या पुलिस के पास ये लीड था कि अर्चना कुछ इस तरह का भी कर सकती है? दिल्ली से हैदराबाद, हैदराबाद से नेपाल, नेपाल शुजालपुर, इस पूरे मामले में अलग अलग लोकेशन पाई गई है अर्चना की, जहां जहां अर्चना गई है। क्या पुलिस के पास सर इस तरह की पहले से ही लीड थी कि हाँ, अर्चना ऐसा भी कुछ एक मास्टर प्लान तैयार कर सकती है? ये देखिए, जो हमारे विवेचक रहते हैं उनको एक सिक्स सेंस भी रहती है कि किस अपराध में किस प्रकार की संभावनाएं हैं। और आजकल जो मोबाइल है वो पुलिस की विवेचना में काफी मदद कर देता है कि सीडीआर जब निकालते हैं तो एक जिसको कहें कि वेब नेट मिल जाता है कि किसकी किससे बात हो रही है, कितने बजे बात हुई, कितने बजे बंद हुआ और किस दिशा किस लोकेशन पर बंद हुआ। तो एक इनडायरेक्ट मतलब डायरेक्ट तरीके से लोकेशन मिल जाती है कि भाई मोबाइल कहाँ बंद किया गया। तो इसका मतलब है कि या तो मोबाइल वहाँ बंद किया गया है, या मोबाइल की बैटरी खत्म हो गई है, या मोबाइल वहाँ बंद बैटरी खत्म होने के बाद फेंक दिया गया है, कुछ भी चीजें हैं। तो इस प्रकार से जानकारी मिल जाती है। जब तक पहले मोबाइल भी नहीं था तो भी पुलिस के जो अधिकारी थे, जो हमारे विवेचक रहते हैं, वो इनको कि क्योंकि पहले दिन से उनको शक जरूर रहा होगा कि भाई ये कुछ ना कुछ परिवार में भी वो है। और
आपस की भी बातचीत है, क्योंकि ये पढ़ी लिखी है, सुशिक्षित महिला है, तो इसलिए उसमें पुलिस को अंदाजा जरूर रहा था पहले से ही, और इसीलिए पुलिस इसमें सफलता रही। और मैं जीआरपी पुलिस को और जो हमारे पुलिस कर्मचारी अधिकारी हैं उनको बधाई भी देना चाहता हूँ, और आपकी तरफ से बधाई है, क्योंकि जैसे अभी संजीव जी ने बताया, यदि कोई अनहोनी हो जाती तो पूरा देश पुलिस के खिलाफ एकदम से खड़ा हो जाता है, भाई इस प्रकार से पुलिस कुछ नकारा रही, कुछ कर नहीं पाई, और जबकि उसके परिवार के लोगों ने ही काफी चीजें जानबूझ के छुपाई, और खुद अर्चना तिवारी ने ही किस प्रकार से ये एक तरीके से कॉन्स्पिरेसी की, अपने प्रति ही ये सारा किया, और उसके जो साथीगण थे वो भी उसमें अपराध में संलिप्त रहे। तो ये जागरूकता की भी बात है, परिवारों में हम इस प्रकार से जागरूकता भी पैदा करें, और पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया है। पुलिस को पहले से इसमें जरूर जानकारी, मतलब एक तरीके से सेंस रही है। बिल्कुल सर, इसमें कहीं ना कहीं जो अर्चना के परिजन हैं, अगर वो पहले इस बात की जानकारी दे देते कि अर्चना का हमने रिश्ता तय कर दिया, अर्चना शादी नहीं करना चाहती, तो पुलिस को पहले दिन या फिर आसपास ही दिनों में क्लू मिल जाता, एक जड़ तक पुलिस पहुंच जाती कि अर्चना कोई ऐसा कदम भी उठा सकती, क्योंकि वो सिविल जज की तैयारी करना चाहती थी, एडवोकेट के साथ साथ तैयारी कर रही थी, सिविल जज की तैयारी कर रही थी, अर्चना आगे पढ़ना चाहती थी, अर्चना शादी नहीं करना चाहती थी। सर लौटूंगे आपके पास, अतुल संवाददाता भोपाल से हमारे साथ लगातार जुड़े हुए, आपके पास आते हुए। अर्चना इस वक्त भोपाल में है, सारांश जो अर्चना का साथी जिसने अर्चना की पूरी मदद की है वो भी इस वक्त भोपाल में है। लेकिन अतुल, अगर मैं तेजिंदर की बात करूं, तेजिंदर का क्या पता, तेजिंदर कहां है, क्या पुलिस की गिरफ्त में है, क्या पुलिस तेजिंदर से भी पूछताछ कर रही है, इस पूरे मामले में अभी का क्या अपडेट है फिलहाल? देखिए, बिल्कुल तेजिंदर की पूछताछ के बाद ही उस पूरे मामले का खुलासा हुआ है, क्योंकि अर्चना, तेजिंदर और जिस तरीके से सारांश का आपसी मिली भगत थी, इसके अंदर खास बात है कि इस पूरे मामले की जो मास्टरमाइंड है वो खुद अर्चना तिवारी है। क्योंकि देखिए, अर्चना तिवारी ने पुलिस को तो बयान ये दिया है कि वो शादी नहीं करना चाहती थी, और परिजनों को इस बात का उसने जानकारी भी दी थी, लेकिन परिजन उसके लिए लड़का ढूंढ चुके थे, कोई पटवारी था जिससे इसकी शादी करना चाहते थे। देखिए, पूरी साफ तरीके से ये कहानी बताई गई, लेकिन इस कहानी के अंदर कई सवाल अभी भी बने हुए हैं कि आखिर जिस तरीके से अर्चना ने यह बयान दिया कि तेजिंदर उसका क्लाइंट था, यानी कि जब वो वकालत कर रही थी उस दौरान तेजिंदर उसका जो है क्लाइंट था, कुछ केस उसके लड़े थे, और सारांश से उसकी ट्रेन के अंदर मुलाकात होती है और उसके बाद उससे दोस्ती हो जाती है। देखिए, यहां तक कहानी तो ठीक थी, लेकिन इसके अलावा एक कहानी और सामने निकल के आई जिसने पुलिस ने हमें जो बताई है कि तेजिंदर और सारांश जो है इंदौर में आमने सामने रहते थे, यानी कि तीनों एक दूसरे को जानते थे और एक दूसरे से कड़ी जुड़ रही है। यानी कि जो बयान अभी दिया जा रहा है उसमें अभी भी कई ऐसे सवाल हैं जो उठ रहे हैं। खास बात यह है कि जब अर्चना तिवारी से पूछा गया कि सारांश से कोई प्रेम प्रसंग है उसका, तो उसने स्पष्ट तौर से मना कर दिया कि किसी प्रकार का कोई भी प्रेम प्रसंग नहीं है, केवल दोस्ती है, और दोस्ती के ही दम पर वो हैदराबाद जाती है, नेपाल तक जाती है, तमाम जो है एक साजिश रचती है अपने आप को गायब करने की। ये कहना काफी आसान है, काफी सरल शब्दों में दिख रहा है, लेकिन शब्दों के अलग अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं पीछे की स्टोरी कुछ अलग ही हमें दिखाई दे रही है। बहरहाल पुलिस की एक बड़ी सफलता के रूप में, जीआरपी पुलिस की बड़ी सफलता के रूप में हम इसको देख सकते हैं, कह सकते हैं। लगभग 13 दिन का पूरा जो है जांच रही, 13 दिन तक संघर्ष रहा, लगभग 2000 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे का खंगाले गए, नर्मदा नदी को सर्चिंग की गई, इसके अलावा जंगल की सर्चिंग की गई। लेकिन देखिए, सवाल यही है कि अगर परिजनों से अर्चना ने ये सारी बातें कही थी तो इंदौर से इटारसी तक ही क्यों पहुंचना? देखिए, उसके पीछे भी एक नई कहानी सामने निकल के आती है, नई थ्योरी निकल के आती है कि अर्चना का ये कहना था कि वो जज की पढ़ाई करना चाहती थी, लेकिन दूसरी तरफ उसका एक और बयान निकल के आता है कि वो ये कहती है कि मैं गुमशुदगी की जिंदगी जीती, क्योंकि अगर मेरे परिवार वाले शादी करना चाहते थे तो दो बयान यहाँ पे, या तो वो जज की तैयारी कर सकती थी या वहां से भागकर नेपाल रहती और गुमशुदगी की अपनी लाइफ जीती। तो यहाँ पे भी जो कई ऐसे जवाब है जो मैच अभी भी नहीं खा रहा है, इसके अंदर और भी पूछताछ की जरूरत है। क्योंकि देखिए, तेजिंदर की बात की जाए तो तेजिंदर जो वो व्यक्ति है जिसके अंदर इटारसी के पहले उसने अर्चना को रिसीव किया, पहले से फोन लगाया गया। उसका ये कहना है कि मैं तो इटारसी मैं कटनी अपने घर पे जा रही थी रक्षाबंधन, लेकिन 20 ट्रेन में मेरे को ये ख्याल आ गया कि मेरी शादी ये लोग करवा देंगे, इसलिए 20 ट्रेन में मैंने ये पूरी रणनीति तैयार करी।
तो देखिए ये सिर्फ कहा जा रहा है, शब्दों को उकारा जा रहा है, बयान लिए जा रहे हैं, लेकिन अगर इसको वास्तु स्थिति में हम देखें तो बयान और वास्तु स्थिति में काफी अंतर अभी भी समझ में आ रहा है, काफी अंतर दिखाई दे रहा है। क्योंकि जिस तरीके से तेजिंदर पहले से पुलिस बता रही है, जो जीआरपी पुलिस बयान दे रही है कि तेजिंदर पहले से ही कपड़े लेके उसके लिए रखा हुआ था, तो इसका मतलब ये कि ट्रेन के अंदर बैठ के उसने रणनीति नहीं बनाई, पहले से पूरी रणनीति तैयार की गई थी, पहले से ये पूरा प्लान किया गया था कि अपने खुद के कपड़े वो छोड़ के आएगी, उसके बाद तेजिंदर से वो मिलेगी, तेजिंदर के बाद इटारसी तक सायांश के साथ वो शुजालपुर के लिए निकल जाएगी। तो ये तमाम देखिए ये पूरी जो थ्योरी तैयार की गई थी, एक ये पूरी जो रणनीति तैयार की गई थी पुलिस को गुमराह करने के लिए, परिजनों को गुमराह करने के लिए, उसमें अभी भी कई ऐसे लूप पॉइंट हैं जिसके सवाल आना काफी जरूरी है। बहरहाल देखिए जिस तरीके से कहा जा रहा है, अर्चना का बयान है कि वो शुजालपुर में 2 दिन रुकी, जहां पे मकान किराए पे लिया गया, और जिससे लिया गया वो पुलिस अधिकारी था, पुलिस का कर्मचारी था। इस बात से आप इस बात का इल्म लगाइए कि पूरे भोपाल के अंदर, पूरे मध्य प्रदेश के अंदर इस पूरे केस को लेके मीडिया ट्रायल चल रहा है। हर ठीक है, बिल्कुल। तो देखिए इस पूरे मामले में कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि अर्चना से लगातार जो पुलिस की टीम है पूछताछ करी, अब देखना होगा अर्चना और साथी जो सारांश आमने सामने बिठाकर अतुल पुलिस इनसे पूछताछ कर रही है, अब देखना होगा क्या बड़े खुलासे निकलकर सामने आते हैं और कौन से राज है जो अभी तक अर्चना ने, सारांश ने छिपाए हुए हैं, उन पर से कब तक पर्दा उठता है। तो लौटूंगे आपके पास सचिन, आपके पास आते हुए। देखिए सचिन, एक के बाद एक कई बड़े खुलासे हुए, लेकिन सचिन यहाँ पर कई तरह की जो थ्योरी है वो निकलकर सामने आ रही है। अब जानकारी के अनुसार अर्चना ने इंदौर में ट्रेन में बैठने से पहले ही अर्चना के पास एक फोन था, अर्चना के पास नया सिम था, यानी कि अर्चना ने काफी लंबे वक्त से अर्चना ने प्लानिंग कर ली थी कि मैं ऐसे ऐसे करूंगी। जो यहाँ पर सचिन मामला ये और एंगल ये भी सामने आ रहा है कि पहला तो अर्चना शादी से मना कर रही थी, अर्चना शादी नहीं करना चाहती, जो पटवारी लड़का उसके घर वालों ने ढूंढा था अर्चना वो शादी नहीं करना चाहती थी। दूसरा मामला सचिन क्या सामने आ सकता है, क्या अर्चना गुमराह करने के लिए बात कह रही है, फिर कुछ और भी विवाद हो सकता है? देखिए इस पूरे मामले में जब हमने हमारे सूत्रों से इंदौर जीआरपी से जब बातचीत की थी तो उन्होंने ऑफ द रिकॉर्ड एक चीज बहुत स्पष्ट रूप से बोल दी थी कि इंदौर से जब वो लड़की निकली है और भोपाल तक गई है तो ये बात स्पष्ट है कि भोपाल में जाके फोन स्विच ऑफ किया, क्योंकि वो जब सफर के लिए निकली थी तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि वो चार्ज करके नहीं निकली हो अपना फोन, वो ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन वो ये बात स्पष्ट हो गई थी कि उसने स्विच ऑफ किया है फोन, और उसके बाद क्योंकि उसके बाद कई ऐसे स्टेशन हैं वहां पे कई जगह सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे हुए हैं। उसके अलावा बात की जाए तो कई ऐसे आउटर्स आते हैं जहाँ पे ट्रेन को रुकना पड़ता है, तो ये उसी बीच का पूरा फायदा अर्चना ने उठाया है। और ये बात स्पष्ट रूप से सामने आती है कि अर्चना ने इसकी प्लानिंग पहले ही कर दी थी, क्योंकि उसने 7 तारीख का दिन चुना, क्योंकि राखी एक ऐसा वो था कि घर जाने के लिए उसको इंदौर से निकलना ही था। अगर वो चाहती तो उसके पहले अगर निकलती तो वो परिवार वालों को क्या बताती। और इसमें सबसे बड़ा जो अगर देखा जाए लूप होल तो वो उसके परिवार के तरफ से तो सामने आ ही रहा है, जो पुलिस से इस तरीके की बातें छुपाई गई। और रही बात जीआरपी पुलिस की, तो जीआरपी पुलिस पूरे तरीके से साइलेंटली वर्क कर रही थी, क्योंकि उनका इंदौर में भी किसी से भी पूछताछ करने नहीं आना और इंदौर जीआरपी को किसी प्रकार की सूचना नहीं देना। तो ये चीज इसमें स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि है ना, जीआरपी पुलिस पूरे तरीके से साइलेंटली वर्किंग कर रही थी। वो किसी को भी कुछ भी बताने को तैयार नहीं थी, क्योंकि सीडीआर उसके हाथ में ही थी। क्योंकि उसके पहले तक अगर बात करें तो वो लगातार जो उसके जो नंबर है उसी से उसने कांटेक्ट किया होगा, चाहे वो ड्राइवर हो, चाहे वो उसका दोस्त सारांश हो, या फिर जो पुलिसकर्मी जो ग्वालियर से गिरफ्तार हुआ, जो उसको पकड़ा, जिससे पूछताछ की गई, उससे हो, तो वो उसी से लिंक का पूरी चीज डेवलप हुई है। अब ये संभवतः जाहिर है कि अगर हो सकता है, क्योंकि एक चीज और इस पूरे मामले में निकल के सामने है कि जो अर्चना का जो भाई है, जिसने 51,000 रुपए देने की घोषणा की थी इनाम के रूप में, उसने भी तो स्पष्ट ये बात कही थी कि उसका किसी से अफेयर नहीं है, उसका किसी से कोई विवाद नहीं है। बिल्कुल सचिन, अर्चना के भाई ने बात कही थी कि 51,000 रुपए दूंगा जो भी मेरी बहन को ढूंढेगा, और जब न्यूज स्टेट ने उनसे बात की थी तो उन्होंने यही कहा था कि अर्चना जो मेरी बहन है, किसी के साथ ऐसा कोई प्रेम प्रसंग का, ऐसा कोई वाद विवाद का मामला नहीं था, उनको इस बात की जानकारी नहीं थी। लेकिन जब ये खुलासा हुआ तो सचिन, इस खुलासे ने सबको चौंका दिया है। सचिन, लौटूंगे आपके पास। संजीव जी, आपके पास आते हुए, सर अर्चना का कहना है कि मामला तूल पकड़ने लगा तो मुझे लगा कि परिजनों से बात करनी चाहिए, इत्तला करना चाहिए, लेकिन सर 14 दिन बाद, 13 या 14 दिन बाद ही अर्चना को कैसे याद आया? अर्चना 3 से 4 दिन के बीच भी अपने परिजनों से, पुलिस प्रशासन से संपर्क कर सकती थी, उनको कांटेक्ट करके बता सकती थी मैं सुरक्षित हूँ, सेफ हूँ, मैं किसी के साथ नहीं गई हूँ, मैं अपनी मर्जी से गई हूँ। देखिए अलग अलग स्टेटमेंट्स आएंगी जब कहते हैं कोई भी बंदा रिकवर होता है, लेकिन हमें ये समझना पड़ेगा जो अर्चना तिवारी है ये कोई हार्ड कोर क्रिमिनल नहीं है।
जब दो तरह के इस दुनिया में क्रिमिनल होते हैं, एक हार्डकोर क्रिमिनल्स होते हैं और एक वो क्रिमिनल्स होते हैं जिन्होंने पहली या दूसरी बार अपराध किया होता है। अर्चना तिवारी जैसे लोग उन्हीं में आते हैं। हार्डकोर क्रिमिनल्स क्या होते हैं कि मोबाइल आपका हर बार बदलते रहेंगे, 2 महीने बदल देंगे, 1 महीने बदल देंगे। लेकिन जो इस तरीके के क्रिमिनल्स होते हैं, जो इस तरीके की गलतियां करते हैं, वो ये सोचते हैं कि हम 1-2 महीने अगर मोबाइल बदल देंगे या कम बातें करेंगे या कोई और तरीका अपना लेंगे, उससे पहले, क्योंकि उनको ये नहीं पता होता ना कि उन्होंने राखी के आसपास ये प्रोग्राम बनाना है या मेरी जो कहते हैं प्यार मोहब्बत की बातें मेरे घर में पता चलेंगी तो वो जल्दी से कहते हैं इसके तैयार नहीं होंगे और हमें शायद भागना होगा या हमें कोई और स्टेप उठाने होंगे। तो उस वक्त जो 2 महीने में वो जो स्टेप उठाते हैं, उस वक्त तो वो अपनी प्लानिंग कर सकते हैं, मोबाइल बदल देंगे या कुछ और कर लेंगे। लेकिन उससे 3-4 महीने पहले, 6 महीने पहले जो उनका प्रेम प्रसंग है या जो उनके दोस्त हैं, जो उनके रिलेशंस हैं, जो उनके क्लोज हैं, वो उनकी मोबाइल डिटेल में दिखते हैं। और सीडीआर में ये सब दिखा होगा पुलिस को। पुलिस ने कोई 1 महीने की या 15 दिन की सीडीआर थोड़ी निकाली होगी। पुलिस ने तो वो जो 2-4 दिन की सीडीआर इसलिए निकाली होगी कि इमीडिएटली पता चले कि लोकेशन कहाँ आ रही है, उस वक्त वो किससे कांटेक्ट में थी। लेकिन जब इन्वेस्टिगेशन की बात आती है तो नेचुरली इन्वेस्टिगेशन काफी पीछे की गई होगी, कम से 5-6 महीने का सीडीआर देखा गया होगा। तब पुलिस को समझ में आ गया होगा कि हाँ, ये कहीं ना कहीं किसी तरीके से इन्वॉल्व है। और अब जो इन्वॉल्वमेंट 6 महीने पहले दिख रही थी, ये 1 महीने के मोबाइल के अंदर नहीं दिख रही है। इसका मतलब मोबाइल भी बदल दिया गया है। और जब मोबाइल बदल दिया गया तो आपको पता चल जाता है, ये तो पुलिस का तरीका अपना कि भाई मोबाइल का ईएमआई क्या है, उसमें और कोई सिम तो नहीं डाला गया है, दूसरा आदमी कौन है, उसकी लोकेशन क्या है, इन सबकी लोकेशन कहाँ मैच हो रही है, ये सब इन्वेस्टिगेशन है। इसमें साफ पता चलता है कि राखी का दिन चुना गया। सही बात बोली जिन्होंने भी अभी बोली आपके पैनलिस्ट ने कि राखी का दिन इसलिए चुना गया क्योंकि वो दिन कहा जा सकता था कि मैं अपने घर जा रही हूं। ये बहुत अच्छा एक्सक्यूज था। दूसरा एक्सक्यूज, उन्होंने वो स्टेशन चुना जहां पे सीसीटीवी नहीं थे। ये भी बहुत अच्छा एक्सक्यूज था कि मैं यहां से निकल जाऊं, किसी को पता नहीं चलेगा मैं कहां उतर गया, मुझे मेरे साथ कोई मिस हैपनिंग हो गई। तीसरा, अपना स्विच ऑफ कर देना। अरे भाई, जब आप अपनी गाड़ी में चढ़ रहे हैं, कोई भी एक लेडी है अपने घर जा रही है, रात का टाइम है, आपने शाम को ट्रेन पकड़ी है, कटनी सुबह पहुंचेगी, 12-14 घंटे का रास्ता है, तो आप अपने फैमिली से कांटेक्ट में तो रहेंगी ना, क्योंकि आपको बताना होता है ना कि मैं कहाँ पहुंची हूँ, सब ठीक ठाक है, मैं सोने जा रही हूँ या इस स्टेशन पहुंच गई हूँ। आप अपडेट कर देते हैं। जब आप अपना स्विच ऑफ करते हैं, जब आप ऐसे जगह उतरते हैं जहां सीसीटीवी नहीं है, जब आप ऐसे दिन को चुनते हैं, तो साफ पता चलता है कि कहीं ना कहीं आप इस पूरे एपिसोड के अंदर खुद पर्सनली इन्वॉल्व है। और इसमें साफ दिख भी रहा है, आने वाले टाइम में साफ क्लियर हो चुका है। अब कोई भी स्टेटमेंट देता रहे, मदर फादर बोलते रहे नहीं हमें शायद नहीं पता था कि ऐसा हो सकता है, हमने इसको बहुत हल्के में लिया था, वो अपने आप को कैसे भी सेव करते रहे, एक्सक्यूजेस देते रहे, लेकिन बहुत क्लियर है कि उन्होंने अपने आप को गुमशुदा दिखाने के लिए एक साजिश रची। उस साजिश के तहत इन लोगों को यूज किया, जो उसके दोस्त थे या जो भी थे, वो सब चीजें अब वक्त के साथ साथ आपके सामने। लेकिन सर, अगर अर्चना के परिजन पहले इस बात का खुलासा कर देते कि अर्चना शादी से इनकार कर रही है, अर्चना पढ़ना चाहती है, सिविल जज की जो तैयारी है अर्चना कंटिन्यू रखना चाहती है, तो शायद ऐसा पुलिस को जो इतना वक्त लगा है, लगभग 13 से 14 दिन लगे हैं, पुलिस को पहले ही क्या पता अर्चना का सुराग हाथ लग जाता, अर्चना मिल जाती। देखिए, मैं आपके चैनल के द्वारा ये कहना चाहूंगा कि हमारी जो सोसाइटी है उसको समझना चाहिए कि अपराध हुआ है तो अपराध में खुल के सामने आना चाहिए, चाहे हमारे बच्चे ही क्यों ना हो। अगर हमारे बच्चों की हम अपनी कहते हैं सहूलियत चाहते हैं, तो हमें अगर उस दिन ये बता दिया गया होता, 2 दिन पहले बता दिया होता खोने के बाद, तो पुलिस का काम करने का जो तरीका था इमीडिएटली बदलता और इमीडिएटली उसको रिकवर कर लेते। हो सकता है कि जिन अपराधियों के साथ गई या जिन दोस्तों के साथ गई, वो अपने आप को बचाने के लिए इसके साथ कोई कुछ ऐसी हरकत कर जाते जिसके लिए आज वो परिवार जो खुश है परेशान होता, रोता कि अरे हमने गलती कर दी, हमने पहले क्यों नहीं बताया, हमारे बच्चे के साथ ऐसा क्यों हो गया। क्योंकि अब कई बार क्या होता है, 4 लोग एक साथ अपराध करते हैं, उनमें से कई अपराधी या कई लोग ऐसा सोचते हैं कि अब हम क्यों पकड़े जाएं, हम अपने आप को बचाने के लिए वो चीज ही खत्म क्यों ना कर दें, वो मोटिव ही क्यों ना खत्म कर दें। तो अर्चना के साथ कल कुछ हो जाता तब क्या होता। तो ये चीजें समझनी चाहिए परिवारों को। जैसी कोई प्रॉब्लम आती है, आप इमीडिएटली पुलिस से तो कम से कम, आप मीडिया से मत बोलिए, कम से कम पुलिस को तो बताइए, जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर उसको तो बताइए, आईओ को तो बताइए कि भाई मेरी बच्ची के साथ ऐसे ऐसे चीजें थी और इनके ऊपर भी थोड़ा सा आप इन्वेस्टिगेशन करिए, बेहतर होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल सर, लौटूंगी आपके पास। रामनिवास जी, आपके पास आते हुए, देखिए इस वक्त अगर बात अर्चना की करें या फिर उसके जो साथी है जिन्होंने पूरा प्लान तैयार किया, वो पुलिस की कस्टडी में, उनसे पूछताछ लगातार चल रही है, लेकिन सर पुलिस का अगला एक्शन क्या हो सकता है? क्या अर्चना तिवारी के खिलाफ भी कोई एक्शन लिया जा सकता है? नहीं, बिल्कुल अर्चना तिवारी के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। आपराधिक घटना उसने की है, उसके खिलाफ भी होगी। साथ में सारांश है और जो तजेंद्र और उसके साथ और भी लोग, क्योंकि वो सीडीआर से किस किस के बीच में क्या क्या वो पूरी जानकारी है, वो बयान जो कुछ भी बोलते रहे
लेकिन जो अपराध में शामिल हैं, पुलिस जीआरपी भोपाल जो है, पुलिस उनके विरुद्ध कार्रवाई करेगी। और इस प्रकार की एक समाज के अंदर भी ये मैसेज जरूर जाना चाहिए कि ये अब जो ड्राइवर है या जो ये वो आमने सामने जब इंदौर में ही रह रहे हैं तो पहले से ही पहचान है, और फिर ड्राइवर के साथ कई बार गई है तो उससे भी पहले पहचान है, तो पुलिस के पास तो बहुत विस्तृत जानकारी है। तो ये सबके खिलाफ कार्रवाई होगी और सबके विरुद्ध आपराधिक प्रकरण है और वो माननीय न्यायालय के अंदर प्रस्तुत किया जाएगा। सर, ऐसी कोई जानकारी किन धाराओं के तहत कार्रवाई हो सकती है, एक्शन लिया जा सकता है? वो आजकल क्या है कि जो पुरानी धाराएं तो याद हैं हम लोगों को, जो बीएनएस के अंदर जो है वो मैं आपसे चाहूंगा, क्योंकि धाराएं बदल गई हैं जी। और अब वो बीएनएस जो है हर जगह लागू हो गया है, तो अब उसमें वो धाराएं पुरानी बोलना ठीक नहीं है, और नई धाराएं मुझे भी एकदम से एग्जैक्ट की पुरानी धारा किस में परिवर्तित हुई है ध्यान नहीं है। ठीक है सर, तो बीएनएस की धाराओं के तहत ही इनके खिलाफ, इन तीनों के खिलाफ पुलिस प्रशासन द्वारा एक्शन लिया जा सकता है। ठीक है सर, ठीक है, लौटूंगी सर आपके पास। जी, आप संजीव जी क्या कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि देखिए लॉजिकली इसको समझना होगा कि क्या कंप्लेंट है। एक परिवार की कंप्लेंट है कि हमारी बच्ची गुमशुदा हो गई। बच्ची कहती है कि मैं अपनी मर्जी से किसी के साथ चली गई। जो उसके साथी आज पकड़े गए वो कहते हैं कि हम लोग इकट्ठे होके चले गए, हमें नहीं पता था ये हमारे साथ जारी है, तो कोई किडनैपिंग थोड़ी हुई है यहाँ पे। तो यहाँ पे बहुत ही डेप्थ में सोचना पड़ेगा कि एग्जैक्टली एनालिसिस करके किसको किस बीएनएस के लॉ के अंदर अकॉर्डिंग बुक किया जाए, क्योंकि यहाँ पे क्राइम ढंग से दिख नहीं रहा है। क्योंकि किसी ने ये नहीं कहा कि मेरी बेटी का किडनैप हो गया, मेरी बेटी गुमशुदा हो गई, बैग मेरे को मिल गया। अब बेटी कह रही कि मैं तो अपनी मर्जी से चली गई थी। किसके साथ गई थी? मैंने दोस्तों के साथ गई थी, एबीसी मेरे जो दोस्त हैं मैं उनके साथ गई थी, अपनी मर्जी से गई थी। दोस्त कह रहे हम उनके साथ अपनी मर्जी से गए थे, हमने कोई ऐसी कहते किडनैपिंग नहीं की, कोई रैंसम नहीं मांगा, कुछ कोई अपराध नहीं किया। तो यहाँ पे बहुत गहराई से सोचना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे मुझे लगता है कोई ना कोई केस तो बनना चाहिए इनके ऊपर, इन्हें बुक करना चाहिए। चाहे आप जुडिशरी कर रहे हैं, आप कानून जानते हैं, उसके बावजूद आप ऐसी हरकत कर रहे हैं। आपको ऐसे आम आदमी नहीं है जो गांव से है जिसको कुछ पता नहीं है, आपको सब कुछ पता है कि आप क्या कर रहे हैं। तो जानबूझ के किया गया अपराध किस तरीके से बीएनएस के किस लॉ के अकॉर्डिंग इनको बुक किया जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल सर, और जिस तरह से हमने इस पूरे केस में देखा कि पुलिस प्रशासन काफी ज्यादा एक्टिव रहा है। जीआरपी टीम की मैं बात कर लूं सर, 7 अगस्त से लेकर लगभग 19 अगस्त को अर्चना को हर एक तरफ, हर एक जगह ढूंढा गया है। पुलिस प्रशासन की बात कर लूं, जंगल नहीं छोड़ा सर, यहाँ पर जो नदी है, नदी नहीं छोड़ी है, तमाम जो कैमरे, हर एक कैमरे को खंगाला गया है। हालांकि अब देखना होगा पुलिस प्रशासन द्वारा किस तरह से इन तीनों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अतुल, आपके पास आते हुए, अतुल, अगर बात में अर्चना की यहाँ पर करूं, अर्चना सारांश और तेजिंदर के संपर्क में थी। कब से अर्चना इन दोनों को जानती थी? कैसे इनके संपर्क में आई? कब से इनके बीच में बातचीत हो रही थी? और क्या कॉल के माध्यम से ही बात होती थी या फिर व्हाट्सएप कॉल के माध्यम से लोग बात किया करते थे? देखिए बिल्कुल इशिका, इसके अंदर दो कहानियां हैं। पहली कहानी तेजिंदर की है। तेजिंदर को लेके जो बयान दिया गया है वो स्पष्ट तौर पे ये कहा गया है अर्चना के द्वारा कि जब वो हाई कोर्ट के अंदर प्रैक्टिस करती थी उस दौरान तेजिंदर उसके क्लाइंट हुआ करते थे और उस दौरान उससे दोस्ती हुई। दूसरी कहानी ये है कि जब उसका अर्चना का ये कहना है कि वो इंदौर से अपने घर की तरफ आ रही थी एक दौर में, तो उस दौरान यहाँ पे सायांश जो है सामने बैठा हुआ था, सामने वाली सीट पर बैठा हुआ था। उस दौरान दोस्ती हुई, दोस्ती इतनी गहरी हुई कि एक दूसरे से नंबर बदले और उसके बाद बातें होने लगी। देखिए ये तमाम कहानी कही गई, लेकिन देखिए जिस बात से अभी हमारी जिक्र चल रहा था, जिस बात पे तमाम हमारे गेस्ट बात कर रहे थे कि क्या अर्चना ने कोई जुर्म किया है, क्या इसके ऊपर कोई धारा बनती है। देखिए इस बात को समझना होगा। इस बात को जब सवाल न्यूज स्टेट ने सबसे पहले राहुल लोढ़ा से किया, जो भोपाल एसपी है, कि क्या अर्चना के खिलाफ भी कोई प्रकरण दर्ज होने जा रहा है, स्पष्ट तौर से अभी उसको खारिज कर दिया गया है। उनका कहना है कि कोई किसी प्रकार का कोई अपराध नहीं है उसके अंदर। देखिए लेकिन इस बात को समझना होगा कि पूरी एक साजिश रची गई, क्योंकि साजिश के तहत तमाम 4 जिलों के पुलिस वाले इस सर्चिंग कर रहे हैं लगातार। अगर हम देखें तो अन्य जगह पे जो है टीम को भेजा गया है, तो पुलिस को गुमराह करने के लिए ये पूरी प्लानिंग पहले से रची गई। क्योंकि देखिए अर्चना का मकसद, जो पुलिस का बयान है, वो गुमशुदा होना केवल नहीं था। अर्चना का मकसद था कि उसके परिवार वालों को इस बात का विश्वास हो जाए कि अर्चना के साथ कोई दुर्घटना हो गई है और अर्चना वापस नहीं आएगी। देखिए इसके लिए जिस तरीके से तेजिंदर के माध्यम से उसने अपने कुछ सामान नर्मदा नदी के आसपास फेंकवाए और इस बात का प्लान भी किया गया था। पुलिस का ये बयान सामने निकल के आया कि अर्चना और तेजिंदर ने मिलकर ये बयान किया था
था कि कुछ दिनों के बाद कुछ युवकों को थाने भेजा जाएगा और ये बताया जाएगा कि एक युवती वहां पे दिखी गई थी जो गंभीर हालत में देखी गई थी। तो ये पूरा प्लान रचाया गया था, एक पूरा साजिश रची गई थी कि घर वालों को बरगलाने के लिए, घर वालों को पूरी तरीके से अंधेरे में लाने के लिए, ना केवल परिवारजनों को, क्योंकि इस बात को अर्चना जानती थी, क्योंकि खुद वो बुद्धिजीवी थी, हाई कोर्ट में उसने प्रैक्टिस करी है, वकालत की 2 साल सिविल जज की तैयारी कर रही थी, तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि इशिका वो पूरी तरीके से एक रणनीति और एक सोची समझी साजिश करने के लिए पूरी तरीके से वो तैयार थी, उसका दिमाग उसमें उसका साथ दे सकता था। और ऐसा भी हुआ भी, क्योंकि देखिए जिस तरीके से हम देख रहे हैं, तेजेंद्र की बात करें, तेजेंद्र को लेकर जो सामने कहानी निकल के आती है कि वो क्लाइंट थे, लेकिन अचानक क्लाइंट कहां से बीच में आ गया, क्योंकि उसको तो गुमशुदगी के साथ साथ अपने परिजनों को ये बताना था कि वो इस दुनिया में नहीं रही है, नेपाल में जाके कहीं गुमशुदगी की जिंदगी वो जीना चाहती थी। तो कई ऐसे पहलू है जिसके अभी भी पर्दा उठना जरूरी है, लेकिन इन सब के बीच में कि क्या अर्चना का यह अपराध है, तो कहीं ना कहीं सीधे तौर पे पुलिस को गुमराह करने के बाद जिस तरीके से 11 दिन का 13 दिन का पूरा सर्च ऑपरेशन चला, उस दौरान कई जगह पे पुलिस को भटकाया गया, ये तमाम तरीके के कानून है जिसका कहीं ना कहीं न्यायालय के अंदर प्रावधान हो सकता है। बहरहाल लेकिन सीधे तौर पे अगर हम भोपाल पुलिस, जीआरपी पुलिस की बात करें तो उनका यही जवाब था कि अभी फिलहाल कोई भी प्रकरण दर्ज नहीं किया जा रहा है, तमाम पूछताछ हो चुकी है, थोड़ी सी पूछताछ और बची है, उसके बाद परिजनों को सुपुर्द कर दिया जाएगा। लेकिन इन सब में वो 13 दिन जिसमें तमाम तरीके की मीडिया ट्रायल हो रहे थे, तमाम तरीके की पुलिस जांच कर रही थी, समिति गठित हो रही थी, सीसीटीवी कैमरे खंगाले जा रहे थे, इंदौर, ग्वालियर, दिल्ली, हैदराबाद, तमाम जगह पुलिस फोर्स भेजी जा रही थी। तो क्या ये एक साजिश का हिस्सा नहीं थी? अगर नहीं थी तो इसको लेके तमाम जो बातें हैं वो अब सामने उजागर होती हुई दिखाई देगी, क्योंकि जिस तरीके से ये पूरी रणनीति और सोच समझ के पूरी साजिश को अंजाम दिया गया, इसमें आने वाले समय मान के चला जा रहा है कि अगर जीआरपी पुलिस न्यायालय के शरण में जाती है या कानूनविद की सलाह लेती है तो इसमें जरूर कोई ना कोई प्रकरण दर्ज हो सकता है। बहरहाल लेकिन वर्तमान यानी कि अभी की स्थिति में अगर हम देखें तो जीआरपी पुलिस केवल पूछताछ करने के बाद उसको छोड़ने की तैयारी में है। ठीक है अतुल, अब देखना होगा जीआरपी पुलिस का क्या एक्शन होगा, जीआरपी की टीम किस तरह कार्रवाई करेगी। बिल्कुल संजीव जी, आपके पास ही मैं आ रही हूं और पहले मैं आपसे समझना चाहूंगी और ये पूछूंगी भी, सर आप यहां पर कह रहे थे कि सारांश तेजेंद्र की उनको नहीं पता था कि अर्चना का ये इस तरह का प्लान है, अर्चना ये अपने घर वालों को कहानी बताना चाहती है, रचना चाहती है कि मैं गायब हो रही हूं, मैं लापता हो रही हूं, मैं परेशान हो गई हूं। लेकिन सर सारांश 3 से 4 दिन बाद ये पूरा मामला वायरल हो गया था, सुर्खियां बटोर रहा था मामला। सारांश या तेजेंद्र इनमें से कोई भी निकलकर सामने आ सकता था, पुलिस को बता सकता था कि अर्चना ऐसे ऐसे लापता है, अर्चना हमारे साथ यहाँ गई वहां गई, लेकिन इनके द्वारा कुछ बात पुलिस को बताई नहीं गई, कुछ इन्होंने बोला नहीं। देखिए मैं आपको एक लॉजिकली बहुत अच्छी बात बताता हूँ और मैं चाहता हूं कि आपके चैनल के द्वारा पुलिस तक ये बात पहुंच जाए जी। ये प्लानिंग 100% प्रूफ हो रही है कि आपने टिकट ली इंदौर से कटनी की, तो आप जानबूझ के कहीं उतरी हैं, आपको तो किसी ने उतारा नहीं जबरदस्ती, इसका मतलब आपकी प्लानिंग थी, तभी तो आप उतरी हैं। और आपको कोई जो दोस्त लेने आए उनके साथ आप कंटिन्यू बात कर रही थी, आप कटनी थोड़ी जा रही थी, आपने कटनी जाने का टिकट लेके अपना बैग छोड़कर सिर्फ और सिर्फ पुलिस को और परिवार को गुमराह किया और आप उतनी अपनी मर्जी से। ये अपने आप में क्राइम प्रूफ होता है कि आपने पुलिस को, सरकार को, परिवार को, सबको गुमराह करने के लिए एक साजिश रची है। अब बात आती है कि कल कोर्ट के अंदर ये बोलते हैं कि हमने तो नहीं सोचा था कि ये क्या सीसीटीवी में आ रहा है, मीडिया में आ रहा है, दुनिया में छप रहा है कि कहते हैं ये चली गई हैं या गुम हो गई हैं और हम उनके साथ है, तो हमने क्यों नहीं बताया? नहीं देखा हमने, क्योंकि कल आपको जब कोर्ट में खड़े होते हैं तो कोर्ट में खड़े होने के बाद आपको एविडेंशियली प्रूव करना पड़ेगा ना कि आप अवेयर थे कि नहीं थे। हम नहीं थे अवेयर। कोई जरूरी थोड़ी है कि मैं मोबाइल पे ये इसकी स्टोरी देख रहा हूं, हम तो साथ घूम रहे हैं ना, हम तो कोई कहते हैं मीडिया से अप्रूव वो नहीं है कि कहते हैं हमें हर चीज देखनी होगी। अपने आप को बचाने के लिए हजारों स्टेटमेंट दी जा सकती है, लेकिन जो मैंने आपको एक लॉजिक बताया उस लॉजिक के अंदर ये बुक होते हैं। जैसे कि पुलिस एसपी साहब ने कह दिया कि नेचुरली कोई क्राइम नहीं बनता है, लेकिन मैं इसे प्रूव कर सकता हूं कि ये क्राइम बनता है। आपने गुमराह करने के लिए टिकट ली है, टिकट अगर आपने कटने की नहीं ली होती, टिकट आपने जहां उतरी वहां तक की ली होती, तो भी मैं मानता कि निकलने के रास्ते इनके थे। लेकिन अगर आपने टिकट कटने की ली और आपने अपना बैग क्यों छोड़ा? बैग आपने इसलिए छोड़ा ताकि आप लोगों को ये लगे कि आपके साथ कोई हादसा हो गया, आपका कोई किडनैप हो गया, आपने सुसाइड कर लिया। कोई ना कोई आप अपना बैग नहीं छोड़ेंगे ना, बैग आपने छोड़ा ही सिर्फ गुमराह करने के लिए। आपने कटने की टिकट लेके आप बीच स्टेशन में उतरी है, ये भी आपने अपनी साजिश के तहत ही तो किया है।
तो ये प्रूव होता है कि आपने पूरी एक साजिश रची और साजिश में बिल्कुल चार दोस्तों संजीव को जी, यहाँ पर involve किया। रोकूंगी आपको। अर्चना ने बिल्कुल पूरी एक साजिश रची है सारांश के साथ मिलकर, तेजिंदर के साथ मिलकर, कि कैसे कैसे हमें इस दिन यहाँ जाना है, हमें इस दिन यहाँ जाना है, कैसे मैं ट्रेन से उतरूंगी, मेरे को कपड़े चाहिए, सिम है मेरे पास। इन तीनों की सर ये प्लानिंग रही है और जिसके तहत अर्चना ने पूरी एक कहानी रची है। सर लौटूंगी आपके पास। सचिन भरानी इंदौर से हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। सचिन, आपके पास अभी कोई अपडेट, क्या अपडेट है, क्या जानकारी सामने आ रही है सचिन? देखिए, अभी तक की जो पूरी जानकारी, जो पूरे जो अगर घटनाक्रम देखा जाए उसमें निकल कर ये सामने आता है कि इसमें अर्चना के परिवार की सबसे बड़ी गलती है कि जो जिस तरीके से पुलिस विभाग को उन्होंने पूरे तरीके से जानकारी नहीं दी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब ये भी खड़े हो रहे हैं कि अर्चना कितना रिवेंज है, कितनी नाराजगी परिवार के प्रति थी, जो उसने इतना बड़ा घटनाक्रम रचा, इतनी पूरी प्लानिंग रची, खुद को गायब किया और उसके अलावा नेपाल तक चली गई, दिल्ली तक चली गई। तो इससे एक चीज समझ में आती है कि घर वालों के प्रति उसके मन में कितनी नाराजगी और कितनी कुंठा भरी हुई है। क्योंकि सबसे बड़ी बात ये है कि वो स्पष्ट रूप से अपने परिवार को बोल नहीं पाई कि वो शादी नहीं करना चाहती है। और उसके बाद जो पूरा परिवार है, उन्होंने ये गलती की कि पुलिस को इस बारे में किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं दी कि उसके लिए रिश्ता तय कर दिया गया है, लड़का ढूंढ लिया है, राखी के बाद आएगी, राखी के दौरान उसकी सगाई करेंगे या शादी की तारीख निकालेंगे, जो भी बिल्कुल तो ये सचिन, कहीं ना अर्चना कहीं इससे कहीं ना कहीं डर गई थी, घबरा गई थी, क्योंकि अर्चना शादी नहीं करना चाह रही थी। अब हालांकि देखना होगा, इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन चल रही है, क्या कुछ नया मोड़ सामने आता है, क्या कुछ नए खुलासे होते हैं। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। संजीव जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। राम निवास जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, इस पूरे मामले में एक के बाद एक कई गुत्थी और पहलू खुलते हुए नजर आए हैं और एक के बाद एक जो अर्चना राज छुपा रही थी उनसे भी पर्दा अब उठ चुका है। हालांकि अभी भी जो पुलिस की टीम है वो अर्चना से पूछताछ कर रही है, जो उसका साथी है सारांश, उससे भी पूछताछ लगातार जारी है। अब देखना होगा इस पूरे मामले में क्या नया मोड़, क्या नया एंगल सामने आएगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।